हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं साइंस। ठीक है, तो एसएससी जीडी में दोस्तों आपका साइंस भी एक चैप्टर होता है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिलाकर रहता है दोस्तों। तो मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और आपको क्या करना है दोस्तों, आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए और देखिए आपका क्वेश्चन कितना हो पा रहा है, आप क्या पढ़े हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और दोस्तों को शेयर भी करिए। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डीएनए का, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना होगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होगा। पहला वाला तो नहीं होगा भाई, डीऑक्सीराइबो न्यूट्रल कह दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगला देखते हैं डेल्टा, ये भी नहीं होगा। तो यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ से बात ये आती है दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए आगे चलेंगे। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बात आती है डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का मैं आंसर अभी बता दूँ आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका हो चुका है, कौन सा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको जरा सा बता दूं डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए दोस्तों आपका केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। कहाँ पर, हरित लवक में। उसके बाद आपका एक होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपसे अगर कोई पूछे कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में अर्थात न्यूक्लियस में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में। 3 जगह डीएनए आपका पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो या एसिड हो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का रासायनिक, पहले यहाँ पे हम आपको सूत्र बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता दें नमक का पहली बात, यहाँ पे रासायनिक नाम जो होगा, नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाता है NaCl, NaCl होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चल गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये नहीं होता है दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी आपका गलत है, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे इसका रासायनिक नाम होता है NaCO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका ये फार्मूला हो जाता है। जबकि यहाँ पे आपका सही आंसर होगा क्या, सोडियम क्लोराइड, नमक का रासायनिक नाम। अब देखिए नमक में पूछा जाता है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है। नमक कहा जाता है नमक में अम्ल और क्षार कैसे होते हैं। तो आपको याद कर लेना है, नमक जो होता है मजबूत अम्ल होता है और मजबूत क्षार होता है। आंसर आपको देगा मजबूत अम्ल, कमजोर क्षार, कमजोर क्षार, मजबूत अम्ल या कमजोर अम्ल, मजबूत क्षार या मजबूत अम्ल मजबूत क्षार, ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाता है। तो यहाँ पे आप जानिए कि अम्ल जो होता है और जो क्षार होता है दोनों कैसे होंगे, मजबूत होंगे। तो अभी मजबूत और क्षार भी क्या होंगे, मजबूत होंगे। ये नमक का ये नमक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सोडियम, देखिए यहाँ पे जो अचार को परिरक्षित करने के लिए तो हम नमक का प्रयोग करते हैं, NaCl का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से बात ये आती है दोस्तों कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में करते हैं। तो धातुओं की चिकनाई को हटाने के लिए, धातुओं की चिकनाई को हटाने के लिए हम करते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। और अखबार बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया भाई। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई, देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे आप बताइए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कह रहा निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए धमनियाँ है, सिराएं भी हैं, ये रक्त को परिसंचरण करती हैं, ले जाती हैं, कोशिकाएं भी है, जबकि विली और यानी विली नहीं है भाई। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 183 का आपका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अगली यहाँ पे धमनिया और सिरा से बात करें, जो सिराएं होती हैं ना दोस्तों, ये जो सिरा है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन रुके रहिए। देखिए सिरा जो होती है पूरे शरीर से मान लेते हैं ये मानव है तो मानव के शरीर से, हाथ पैर सिर से पेट से, हर जगह शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को सिराएं ले जाती हैं। ठीक है ना, हृदय में, समझ पा रहे हैं ना। पूरे शरीर के अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती हैं, ले जाने का कार्य करती है हृदय में सिराएं। लेकिन धमनिया जो होती है, जब हृदय में शुद्ध रक्त हो जाता है तो हृदय में शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है, मस्तिष्क की ओर ले जाती है। ठीक है, अर्थात धमनियों का कार्य यही होता है कि हृदय से शुद्ध रक्त को आगे बढ़ाना, और जबकि सिराएं जो होती है पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एजी कह रहा है कि एजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है। ठीक है, एजी का मतलब एक प्रकार से आपका सिल्वर होता है। ठीक है ना, सिल्वर। तो यहाँ पे बताइए, कह रहा है कि एजी जो है यहाँ पे एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे बताइए, वही आपका चांदी होता है। तो यहाँ पे ये किस लिए जाना जाता है, मैंने आपको बताया ना, इसीलिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चांदी। एजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, चांदी के नाम से जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको किसके नाम से जानते हैं भाई, चांदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो होगा यहाँ पे बी यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, चांदी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चांदी होती है यहाँ पे एल्यूमिनियम है, पारा है, निकेल है। थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि जो पारा है, पारा जो होता है ये धातु है। पहली बात तो पारा क्या है भाई, धातु है। पारा धातु है। पारे का जो अयस्क होता है, क्या होता है, पारे का अयस्क होता है सिनेबार। बहुत पूछा जाता है, पारे का अयस्क क्या होता है, सिनेबार होता है। ठीक है ना। और उसके बाद जो कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में होती है, ये धातु है। ठीक है। और यहाँ पे बता दूं कि एल्यूमिनियम जो होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है उसे बॉक्साइड कहते हैं। ठीक है, कोरंडम कहते हैं, फेलास्पर कहते हैं। तो उसके कई क्रायोलाइट है। तो एल्यूमिनियम के अयस्क के आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ चलते हैं आगे, देखते हैं और आगे क्वेश्चन क्या उसको भी क्लियर करते हैं। ये रहा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मैं आपको बता दूं ये कहाँ की होती है, आप खुद ही जानते होंगे कि ये कान की हड्डी होती है। बस दोस्तों यही नहीं, अभी और आगे पढ़ना है। तो यहाँ से अच्छा मैं आपको बता दूं, कान की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कान की होती है। उसका नाम क्या है, स्टपीज है। उसका नाम क्या है, स्टपीज है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है दोस्तों, ये जांघ की हड्डी होती है। यानी पैर की हड्डी अगर पूछे कहाँ पे होती है तो जांघ में होती है, पैर की हड्डी। ठीक है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। हड्डियों में बात करूं तो यहाँ पे वयस्क मनुष्य में कितने हड्डियां पाई जाती है दोस्तों, 206 हड्डी पाई जाती है। और यहाँ हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। आपको जानते रहना है। देखिए आप सोच रहे होंगे क्या बता रहे हैं, कैल्शियम फास्फेट मैं आपको बता रहा हूँ। कैल्शियम फास्फेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपसे कभी कभी इसमें दिया रहता है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस भी दे देता है। तो आपको फास्फोरस पे नहीं लगा, यानी यहाँ पे फास्फोरस पे नहीं लगाना है, ना तो सल्फेट पे लगाना है। ठीक, सल्फेट भी दिया रहता है, आपको सिर्फ फास्फेट पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा, जबकि सल्फेट पे नहीं लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हड्डियों में कितनी मतलब आपके जो होते हैं, जो हड्डी होती है मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, जबकि सल्फेट कभी मत लगाना। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं ये हमारे शरीर को क्या करती भाई, मजबूती प्रदान करती हैं ये हड्डियाँ। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन जो है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों एवं खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया को देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें डायलिसिस कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर तो सी हो गया। मैं आपको क्लियर कर दूं, डायलिसिस होता कैसे है दोस्तों। देखिए जो किडनी होती है, किडनी जो ब्रिक के होती है, किडनी होती है, वो पहली बात तो सेम बीज के कैसे होती है, बीज के आकार, किस बीज के, सेम के बीज के आकार की होती है। और किडनी जो होती है दोस्तों, जब वो हमारे शरीर से उत्सर्जक पदार्थ यानी पानी को, अवशिष्ट पदार्थ को या खून को वो निकालने में या छानने में असमर्थ हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टरी सहायता से हम लोग उसको डायलिसिस करवाते हैं, रक्त को साफ शुद्ध करवाते हैं। उस प्रक्रिया को ही हम डायलिसिस कहते हैं दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है डायलिसिस में, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे परिसंचरण दिया है। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, ये भी जानते रहिए। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था, ये भी आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या है, विषाणुओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विषाणुओं का मतलब यहाँ पे वायरस है, ठीक है। विषाणुओं का अध्ययन यहाँ पे हम लोग वायरोलॉजी से करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वायरोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे विषाणुओं का अध्ययन तो वायरोलॉजी से हो गया, तो यहाँ पे विषाणुओं की खोज किसने किया था, तो विषाणुओं की खोज किया था इवानोवस्की ने। किसने किया था भाई, इवानोवस्की ने किया था। किसका, यहाँ पे वायरस की खोज यानी विषाणुओं की खोज, ठीक है। यहाँ पे जो वायरस से होने वाले रोग हैं, चेचक है, गलसुआ है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है ना, खसरा है और रेबीज है, ये सब क्या है, विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूं पैडोलॉजी। अब यहाँ से थोड़ा सा बता दूं, पैडोलॉजी क्या है, मृदा का अध्ययन। पैडोलॉजी से मृदा का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन, ठीक है ना, पैडोलॉजी से। तो यहाँ से आप लोग जानते रहिए। तो यहाँ पे वायरोलॉजी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इवानोवस्की ने वायरस की खोज किया था, विषाणुओं के अध्ययन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है भाई, इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो पानी के साथ प्रतिक्रिया कौन करता है, आपको बताना है। तो देखिए पानी के साथ प्रतिक्रिया कौन करता है, आपको बताना है। तो यहाँ पे पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, बी ऑप्शन कैल्शियम हो जाएगा। ए यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती के निचली सतह पर छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। तो पत्ती के निचले सिरा पे जो छिद्र होता है दोस्तों, उसको हम रंध्र कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। तो जिसके द्वारा समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो समान व्यक्ति को उत्पादित करने का मतलब एक प्रकार से होता है प्रजनन। क्या होता है, प्रजनन होता है। और यहाँ पे अगर सही से इसका आंसर देखा जाए तो क्लोनिंग भी होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोनिंग। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। तो ये होती है क्लोनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है भाई यहाँ पे कि कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो देखिए मूत्राशय भी है आपका, यहाँ पे हो जाता है, मूत्र मार्ग भी होता है, मूत्रवाहिनी होता है, जबकि ब्रंकाई नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वो क्या कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, जैविक कहलाते हैं, जैव संसाधन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जैविक संसाधन होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा जैविक संसाधन होते हैं, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है। तो सोने को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए चांदी, एजी को मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी भी मैंने आपको बताया था, एजी का मतलब होता है चांदी होता है, ठीक है ना, चांदी। अब यहाँ पे ये होता है क्लोरीन होता है, सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों, क्लोरीन होता है, ठीक है। ये क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। और यहाँ पे ये एयू क्या है दोस्तों, एयू हमारा सोना है। तो सोने का आणविक सूत्र क्या हो जाता है, एयू। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला ये रहा हमारा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है। तो देखिए मिश्रित धातु, देखिए जैसे कांसा है तो ये भी मिश्रित धातु है, टिन और तांबा से मिलकर बना है। किससे, टिन और किससे, टिन प्लस कॉपर से बना है।
ठीक है। और यहाँ पीतल भी है, तांबा और जस्ता से बना है, तो ये भी मिश्र धातु हो गया। चांदी जो है दोस्तों टाका शोल्डर, वो भी शीशा और किससे बना है, टिन से बना है, शीशा और टिन से मिलकर बना है। तो यहाँ पे आपका अब मिश्र धातु कौन सी नहीं हुई, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा चांदी। ठीक है, चांदी को हम किसके नाम से जानते हैं, एजी के नाम से जानते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 194 का कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। देखिए मैं आपको एकदम बढ़िया से बताता हुआ चल रहा हूँ दोस्तों, टाइम भले लग रहा है लेकिन आपको अच्छे से जानकारी हो जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, अगर हमारे आप आर्यन एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। यहाँ पे देखिए, मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन ऑक्सीजन को कौन ले जाने का कार्य करता है, हीमोग्लोबिन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, तो जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो रक्त होता है, रक्त जो होता है ना दोस्तों, रक्त का पीएच मान और रक्त जो होता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त कैसा होता है, लाल होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछ चुका है, 7.4 होता है। ठीक है ना, पीएच मान। अच्छा, पीएच मान, तो यहाँ पे पीएच मान बार बार आ रहा है, तो पीएच मान की खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था दोस्तों, इसको भी याद कर लेना, सोरेनसन। ठीक है ना, कभी कभी सारेंसन भी दिया रहता है, तो ये बातें जानते रहना, सोरेनसन ने किया था पीएच मान की खोज। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, और यहाँ पे रक्त किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसे हम लोग सांस अंदर ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन लेने का ये मतलब नहीं कि पेट में गया और ऑक्सीजन बाहर कर दिया तो ऑक्सीजन बाहर आ गया, नहीं। इसका कुछ पार्ट जो होता है, शुद्ध जो वायु होती है, वो आपके क्या कहते हैं, फेफड़े से शुद्ध होकर ये पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से हर एक शरीर के हर एक अंग तक पहुँचता है, और हर एक अंग में पहुंचने के बाद तब ये रिटर्न होता है अशुद्ध होकर कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से। तो ये जब बाहर निकलता है दोस्तों, ये हमें CO2 देता है। ठीक है, अंदर हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, पर हम बाहर जब निकालते हैं तो ये CO2 के रूप में बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया ये सारी पॉइंट। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर दूं कि इस क्वेश्चन में मेलेनिन दिया है, तो मेलेनिन क्या है, ये त्वचा के रंग को प्रदान करता है। कई बार पेपर में आ चुका है। मेलानिन जो है दोस्तों, हमारे त्वचा का रंग, जैसे गोरे हैं, काले हैं, कैसे हैं, तो ये सब मेलानिन की वजह से ही होता है हमारे त्वचा का रंग। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया बलगम। बलगम का मतलब जो हम खांसते हैं, तो खांसते के माध्यम जो बलगम आता है उसी को हम बलगम कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा। कह रहा मस्तिष्क तंत्र यानी कि तंत्र का एक हिस्सा है। मस्तिष्क जो है किसका हिस्सा है, तो मस्तिष्क एक दोस्तों तंत्र का हिस्सा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तंत्र के यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे तंत्रिका तंत्र जो होता है दोस्तों, ये जो तंत्रिका तंत्र होता है मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है ना, ये सब जानते रहना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं। ये रहा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हरित क्रांति। हरित क्रांति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो हरित क्रांति में किसको, खेती उन्नत तकनीक इसको सम्मिलित किया गया, सिंचाई ये भी सही है, बीजों का ये भी सही है, गांव सड़कों के सुधार, यही दोस्तों हरित क्रांति का मतलब कृषि से संबंधित है दोस्तों। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अच्छा, थोड़ा सा मैं और आपको विस्तार से बता दूँ, हरित क्रांति 2 प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों, पहला दूसरा। हरित क्रांति की विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। कौन है, MS स्वामीनाथन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग जानते रहना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, और यहाँ पे वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, स्किप मत करना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैं वो क्वेश्चन बता दूं जो आपके पेपर में आए और आप उसको ना देखें। ठीक है, चलिए, कह रहा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस, सेल ऑफ पावर हाउस, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग जानते रहना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली जो दोस्तों होता है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। जो यहाँ पे कोशिका झिल्ली होती है ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली है ये कैसी होती है? पारगम्य झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? पारगम का मतलब वो आर पार दिखती रहती, पारदर्शी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ये भी आप लोग जानते रहना। अब यहाँ पे नाभिक, नाभिक तो आपको पता है, ठीक है। केंद्रक में, नाभिक में कौन कौन से दो तत्व होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में दो तत्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया ने, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने यहाँ पे हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पे देखिए हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हाइपरमेट्रोपिया मैं पहले बता दूं, यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया उसे कहा जाता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है, एक ही क्या होता है यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया का मतलब यहाँ पे दूरदर्शी होता है, ठीक है, दूरदर्शी। तो दूरदर्शी में क्या है? दूर तो दृष्टि है, तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। पहले इसको जानो, दूरदृष्टि दोष को, ठीक है, दूरदृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे जानिए दूरदृष्टि दोष को, तो हाइपरमेट्रोपिया। अब यहाँ पे देखिए इसे दूरदृष्टि कहा जाता है, बिल्कुल सही, मैंने आपको बता भी दिया। इसलिए भी उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि आंखों के लेंस की फोकल लंबाई लंबी होती है, ये आपको इसमें बताया गया है, फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे, हाँ ये भी बात सही है। और कह रहा प्रभावित व्यक्ति के पास आसपास की वस्तु ठीक से नहीं दूर तो दृष्टि है पर पास की दिखाई नहीं देती, ये बात सही है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये भी। जबकि नेत्र के गोलक अर्ध बाल में वृद्धि दोष ये कह रहा था, ये आपका गलत है, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे चलते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग देखते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों को जवाब दीजिए और बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है। तो गैर आवश्यक यानी आवश्यक नहीं है जीव प्रक्रिया के लिए। तो यहाँ दोस्तों पोषण भी है, उत्सर्जन जरूरी है, संचरण है और प्रजनन है। तो गैर आवश्यक कौन सा है? तो यहाँ पे एक प्रकार से संचरण जो होता है दोस्तों, यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे संचरण आपका क्या हो जाएगा? ये क्या है? इसका कोई आवश्यकता नहीं। जबकि पोषण की भी आवश्यकता होती है जीवों में, उत्सर्जन अगर नहीं करेंगे मर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। प्रजनन भी जरूरी है, प्रजनन भी जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बताया। अब ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखते हैं इसमें कौन सा कमेंट करके भाई लोग हमें बताते हैं कि इसका आंसर क्या हुआ। ये आपके पेट में भी आ चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। देखते हूँ कि ये कौन कर। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पाना है दोस्तों जीएस के लिए, चाहे एलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, हर एक वनडे एग्जाम के जीएस को आपको अच्छे से पढ़ना है, तो हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो मानव शरीर की जो त्वचा होती है ना, त्वचा के बाह्य परत को किस नाम से जानते हैं? लायरिक्स है, यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स है, एपिडर्मिस है, केराटिन है। ये दोस्तों आपके पेपर में मैं बता दूं इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पे आप लोग इसको कमेंट में करके हमें बताएंगे। तो दोस्तों जो लोग हमारे इस आर्यम एकेडमी पर नए थे दोस्तों, आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट हमें वही करेगा जो इस वीडियो को पूरा देखा होगा, ठीक है। क्योंकि वही बेचारा मेहनत किया है और उसका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि उसने शुरू से लेकर अंत तक देखा। मैंने यहाँ पे भले ही आपको 10 क्वेश्चन लाए थे, लेकिन 10 क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करके वहाँ पे मैंने आपको 70 क्वेश्चन बताए होंगे, ठीक है ना। जो देखा होगा वही जान पाया होगा। तो हम ऐसे ही वीडियो लाएंगे दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।